डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इस्लामाबाद में शांति वार्ता पर ईरान यूएस की मीटिंग, पाकिस्तान के पीएम से मिला ईरानी डेलीगेशन। जेडी वैंस और शहबाज शरीफ में हुई बातचीत, ईरान बोला अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं। लखीमपुर खीरी को सीएम योगी ने दी सौगात, 314 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, विकास और रोजगार का किया वादा। मथुरा नाव हादसे में 10 लोगों की मौत, सीएम योगी ने जताया दुख, मुआवजा और राहत बचाव का दिया आदेश, संचालकों पर लापरवाही का लगा आरोप। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां सीजफायर पर बातचीत के लिए अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है। अमेरिका का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और ईरानी डेलीगेशन की अगुवाई संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ कर रही है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित वार्ता से पहले ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच गया है। ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह डेलीगेशन 71 लोगों का है। इस पर दुनिया भर की नजर बनी हुई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बातचीत से पहले ईरान को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास थोड़े समय के लिए समुद्री रास्तों पर जबरदस्ती वसूली करने के अलावा कोई दाव नहीं है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहा है। इस दौरान संभावित शांति योजना पर चर्चा होगी। इसके बाद अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच बातचीत जारी है। इस बात की जानकारी व्हाइट हाउस में दी गई है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहा है। इस दौरान संभावित शांति योजना पर चर्चा होगी। इसके बाद अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। Well, I wish him luck. He's got a big thing. We'll find out what's going on. They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf with or without him. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. The Navy's gone. The Air Force is gone. All anti-aircraft is gone. The leaders are gone. The whole place is gone. So we'll see how it turns out. So it's JD, it's Steve, and Jared. They have a good team, and they meet tomorrow. We'll see how it all works. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले के कठवा और मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पीएम ने पूर्व वर्धमान में कहा, बंगाल बदलाव के लिए तैयार है। मोदी की गारंटी टीएमसी की निर्मम सरकार के भय राज को हटा के भरोसे में बदलने की है। मुर्शिदाबाद में मोदी ने कहा, आजादी के बाद से बंगाल को चुनौती देने की हिम्मत करने वाले हर व्यक्ति का अहंकार चकनाचूर हो गया है। पहले अंग्रेजों का, फिर कांग्रेस का और अब अंत में वामपंथियों का अहंकार भी चकनाचूर हो गया। अब बंगाल की जनता टीएमसी के अहंकार को चकनाचूर कर देगी। पीएम मोदी ने कहा, आजादी के बाद से बंगाल को चुनौती देने की हिम्मत करने वाले हर व्यक्ति का अहंकार चकनाचूर हो गया है। पहले अंग्रेजों का, फिर कांग्रेस का और अंत में वामपंथियों का अहंकार चकनाचूर हो गया है। अब बंगाल की जनता टीएमसी के अहंकार को चकनाचूर कर देगी। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार बनने पर राज्य में कट मनी, कमीशन और भ्रष्टाचार की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे, जिससे युवाओं को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि ममता सरकार के 15 साल का पूरा हिसाब होगा। बीजेपी के राज्य में सचिवालय तक भय मुक्त और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई जाएगी। इससे पुलिस व्यवस्था भी दुरुस्त होगी और सिंडिकेट की जगह हर काम के लिए पारदर्शी प्रोसेस बनाया जाएगा। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो बंगाल को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगी। कल ही बंगाल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में मैंने जो आपको 6 गारंटियां दी है, उन्हें लागू करने का रोड मैप है। मैं बंगाल बीजेपी के मेरे सभी साथियों को इस शानदार घोषणा पत्र के लिए बधाई देता हूं। मोदी की गारंटी टीएमसी की निर्मम सरकार के भय राज को
भय को हटा करके भरोसे में बदलने की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में बांग्लादेश से आए 331 हिंदू परिवारों और थारू जनजाति के परिवारों को भौमिक अधिकार पट्टों का आवंटन किया। 7 दशकों से इंतजार कर रहे विस्थापित बांग्लादेशी हिंदू परिवारों को मालिकाना हक का स्वप्न पूरा कराया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 1300 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री योगी ने इस दौरान एक सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा और शास्त्र कहते हैं कि प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रज्ञानाथ हिते हितम। सच्चा शासन कौन है? जहां प्रजा सुखी रहे और शासन का कल्याण उसमें है, जिस शासन में राज्य की जनता का कल्याण हो। उन्होंने कहा कि वर्षों से उपेक्षित रहे इन परिवारों को अब उनका हक मिला है, जिससे उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा अब ये परिवार आत्मनिर्भर बनेंगे, सम्मान के साथ जीवन जी सकेंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे पहले इन लोगों को बसाया तो गया, लेकिन अधिकार देने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यह कार्य वर्तमान सरकार ने पूरा किया है। कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़ से उत्साहित मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर भी सख्त रुख दिखाया। बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले एक जिला एक माफिया, एक जिला एक गुंडा पैदा किया जाता था। अब हमारी सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के जरिए रोजगार और विकास को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि अब प्रदेश में किसी माफिया या गुंडे को पनपने नहीं दिया जाएगा। जो भी कानून तोड़ेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हमारी परंपरा कहती है, हमारा शास्त्र कहता है कि प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजानाम च हिते हितम। यानी सच्चा शासन कौन है? जहां प्रजा सुखी रहे और शासन का कल्याण किसमें है? जिसमें राज्य की जनता का कल्याण हो। यानी शासन की खुशी का आधार उसकी व्यक्तिगत अभिलाषा का पूर्ण होना नहीं, कि जनता जनार्दन की खुशी जब हो वही शासन की खुशी का आधार होना चाहिए। और शासन का कल्याण भी तभी है जब वह जनता का कल्याण करे। ये शास्त्र का वचन है। धर्मनगरी वृंदावन के केसी घाट पर शुक्रवार दोपहर एक बड़ा नाव हादसा हो गया, जिसमें अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मृतकों में पंजाब के लुधियाना का एक ही परिवार शामिल है, जिसने अपने 7 सदस्यों को खो दिया है। शनिवार को दूसरे दिन भी सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लापता 4 लोगों की तलाश में जुटी हैं। शनिवार दोपहर एक शव और मिला है। इस तरह 11 लोगों की मौत हो चुकी है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। जांच में सामने आया है कि नाविक पप्पू निषाद ने किसी भी श्रद्धालु को लाइफ जैकेट नहीं दी थी। हादसे के बाद नाविक मौके से फरार हो गया था, जिससे पुलिस ने रात 9 बजे हिरासत में ले लिया है। शुरुआती जांच के अनुसार नाव की क्षमता कम थी, लेकिन सुरक्षा मानकों की पूरी तरह अनदेखी की गई। सभी श्रद्धालु लुधियाना के श्री बाके बिहारी क्लब की ओर से आयोजित 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। स्थानीय गोताखोरों की मदद के लिए गाजियाबाद से भी एनडीआरएफ राहत कार्य में जुटे हैं। इसके साथ ही मथुरा छावनी से भी मदद मांगी गई। अस्पतालों में अलर्ट कर दिया गया है। उधर मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद अधिकारियों ने बचाव कार्य और तेज कर दिया है। नाव हादसे में मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। यह राहत राशि उत्तर प्रदेश में केशी घाट के पास 10 तीर्थ यात्रियों की मौत के बाद घोषित की गई। मुख्यमंत्री योगी ने भी मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। देख रहे हैं कि लगातार जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड, लोकल गोताखोर और हमारे जो नाविक साथीगण यहाँ के हैं, प्रशासन की टीमें, सभी टीमें लगातार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी थी। एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए था कि जो नाव थी जो डूबी थी वो उल्टी होकर पूरी दलदली क्षेत्र में, डीप दलदली क्षेत्र में वहाँ फंसी हुई थी और पिछले 4 घंटे से ज़्यादा से इस बात का प्रयास चल रहा था कि उस नाव को वहाँ से डिसलॉज किया जाए जो जहाँ फंसी हुई थी।
जिससे कि अगर अंदर कोई व्यक्ति दबा हुआ है तो उसको हम लोग निकाल सके। नाव को सकुशल वहाँ से निकाल लिया गया, बाहर निकाल लिया गया। नाव में कोई बॉडी अभी नहीं मिली है। अभी फर्दर जो है वहाँ सर्च ऑपरेशन जो है वो चलेगा। जैसे ही बेहतर कंडीशन और होती है सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा, हमारी कोशिश रहेगी। अब खबर मिर्जापुर से है, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के कतवारूपुर की बताई जा रही है। बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सिंह को पहले से ही जान का खतरा था। घटना के दौरान बाइक सवार बदमाश मौके पर पहुंचे और अधिवक्ता पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों की गतिविधियां भी कैद हुई हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि वारदात के बाद बदमाशों की बाइक तुरंत स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिससे कुछ देर तक वे मौके पर ही जूझते नजर आए। ये आज प्रातः थाना कोतवाली कटरा क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम राजीव सिंह रिंकू सिंह है, जो कि वर्तमान में देवरी गांव की जो पत्नी है वो प्रधान के रूप में कार्यरत है, उनको गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में ये सूचना जैसे ही तत्काल हमें मिली, इसमें हमारी टीमें तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर जो भौतिक साक्ष्य उनका संकलन किया गया और तत्परता से जो व्यक्ति है जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां हूल क्रांति के महानायक वीर शहीद सिदो कान्हू की जयंती पर उनके जन्म स्थान साहिबगंज के भोगनाडीह में जहां हजारों लोगों और उनके वंशजों ने पारंपरिक रीति रिवाज से उन्हें नमन किया, तो वहीं रांची में भी शहीदों की वीरता और बलिदान को याद किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हूल विद्रोह के महानायक सिदो कान्हू को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका संघर्ष जल, जंगल और जमीन की रक्षा और स्वाभिमान का प्रतीक है। इसी दौरान उन्होंने शहीदों के बलिदान को आदिवासी अस्मिता की लड़ाई का अमर अध्याय बताते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर विधायक कल्पना सोरेन सहित अन्य नेता भी उपस्थित रहे, जिन्होंने पुष्प अर्पित कर वीर शहीदों को नमन किया। लोग कितना कुछ भी बोले, झारखंड प्रदेश इस भारतवर्ष का एक ऐसा क्षेत्र है जहां अनेक वीर सपूतों ने जन्म लिया। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जल, जंगल, जमीन, हक हकूक की लड़ाई, जब देश के लोगों ने सपना नहीं देखा था, उस समय से ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचकर महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले की जयंती पर उनकी प्रतिमा में माल्यार्पण कर नमन किया। सीएम साय ने कहा कि महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी ने नारियों को शिक्षित करने के लिए सबसे पहले नारियों के लिए अलग स्कूल खोले और खुद अपनी पत्नी को वहां की शिक्षित रखा। ऐसा उनका योगदान ऐतिहासिक है और मैं उनको नमन करता हूं। आज महात्मा ज्योतिबा फुले का 200वीं जयंती है और यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा जयंती समारोह का यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी लोग शामिल हुए। हमारे प्रदेश की मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा जी, हमारे दोनों महामंत्री श्री अखिलेश सोनी जी, श्री यशवंत जैन जी और सभी हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारीगण सबकी उपस्थिति में आज जयंती के उपलक्ष्य में महात्मा ज्योतिबा फुले को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार गाजियाबाद अब एक ऐतिहासिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। करीब 2200 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और एरो सिटी प्रोजेक्ट न केवल इस
शहर की पहचान बदलने जा रहा है, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात मिलने जा रही है। इसके साथ ही यह क्षेत्र इतने बड़े स्तर के इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट मॉडल का हिस्सा बनेगा, जिससे गाजियाबाद प्रदेश का बड़ा पर्यटन केंद्र बनकर उभरेगा। इसके साथ ही यहाँ लाखों की संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। सबसे अहम बात यह है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास जल्दी होने की संभावना है, जिससे वर्षों से अटकी योजना अब जमीन पर उतरने के करीब पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन पर आधारित यह प्रोजेक्ट गाजियाबाद को स्पोर्ट, टूरिज्म और हाईटेक अर्बन डेवलपमेंट का एक बड़ा केंद्र बनाएगा। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर प्रमुख आकर्षण रहेगा। जीडीए के वीसी नंदकिशोर कलाल ने बताया कि राजनगर एक्सटेंशन में प्रस्तावित इस योजना के तहत 37 एकड़ में करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम विकसित किया जाएगा, जबकि इसके आसपास 380 एकड़ से लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत से एरो सिटी टाउनशिप बसाई जाएगी। दोनों को मिलाकर एक ऐसा इंटीग्रेटेड अर्बन हब तैयार किया जाएगा जहां खेल, व्यापार, पर्यटन और आधुनिक जीवन शैली का समेकित विकास होगा। दरअसल इस परियोजना की रूपरेखा 2014-15 में तैयार हुई थी, लेकिन लंबे समय तक ये आगे नहीं बढ़ सकी। नासा के आर्टेमिस सेकेंड मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की दहलीज को छूकर धरती पर वापस लौट आए हैं। सुबह 5:37 पर उनका ओरियन कैप्सूल अमेरिका के सैन डिएगो के तट के पास प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन हुआ। यह मिशन 2 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। 1972 के बाद यह पहली बार है जब इंसान चंद्रमा के इतने करीब पहुंचा है। आर्टेमिस सेकेंड के अंतरिक्ष यात्रियों ने 6 अप्रैल को पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी तक यात्रा करके किसी भी इंसानी अंतरिक्ष मिशन का रिकॉर्ड तोड़ा था। उन्होंने चांद के अंधेरे हिस्से की फोटोग्राफी भी की थी। इस मिशन का मकसद स्पेसक्राफ्ट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जांच करना था। नासा देखना चाहता था कि अंतरिक्ष में इंसानों के रहने के लिए ये कितना सुरक्षित है, यानी अब चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरना, लेकिन भविष्य में चंद्रमा पर इंसानों के बसने का रास्ता आसान बनाएगा। इस मिशन में अमेरिका के रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और कनाडा के जेरेमी हैंसन शामिल थे। ये चारों एस्ट्रोनॉट्स 50 साल से भी ज्यादा समय के बाद चंद्रमा के करीब जाने वाले पहले इंसान बन गए हैं। हालांकि इन्होंने चांद पर लैंडिंग नहीं की, लेकिन इनका स्पेसक्राफ्ट धरती से 4,06,778 किमी की दूरी तक गया। यह दूरी 1970 के मशहूर अपोलो 13 मिशन द्वारा तय की गई दूरी से भी करीब 6,606 किमी ज्यादा है। आर्टेमिस 2 की इस सफलता ने साल 2028 में होने वाली मानव लैंडिंग का रास्ता साफ कर दिया। नासा का लक्ष्य केवल चांद पर फिर से जाना नहीं, बल्कि वहां इंसानों के रहने के लिए एक परमानेंट बेस बनाना भी है। इस सफलता के बाद अब चांद का इस्तेमाल भविष्य में मंगल और अन्य ग्रहों की यात्रा के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में किया जा सकेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।